थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, और समानता के अधिकार जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज हम सेकंड फंडामेंटल राइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के तहत 4 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। हम जो है एक एक आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 समान स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये आर्टिकल 19 इट गारंटीज 6 राइट्स। इट गारंटीज 6 राइट्स। उसमें आर्टिकल 19 फर्स्ट में है। आर्टिकल 19 फर्स्ट में है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि देश का कोई भी नागरिक है उसको अपनी बात को बोलने का और उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार है। ये उसका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 फर्स्ट। परंतु फ्रीडम का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्रीडम जो दी गई है आर्टिकल 19 में, वहां पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि आपको जो फंडामेंटल राइट दिया गया है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो तब तक है जब तक आप दूसरों के राइट्स को हनन ना करते हैं, दूसरों को हानि ना पहुंचाते हैं। यानी कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, वो अनपार्लियामेंट्री नहीं होनी चाहिए, वो असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 19(2) आर्टिकल 19(2) में हम पढ़ते हैं फ्रीडम टू फॉर्म, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स। इसका मतलब है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यदि आपका सरकार से या किसी से, यदि आप जो है उस सरकार की पॉलिसियों का, उनके कार्यक्रमों का यदि आप विरोध करना चाहते हैं तो आप उनके खिलाफ जो है इकट्ठे हो सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आप उनका विरोध कर सकते हैं विदाउट एनी आर्म्स, यानी कि आपके पास किसी भी तरह के कोई हथियार नहीं होने चाहिए। उसी तरह से एक आर्टिकल है आर्टिकल 19(3). आर्टिकल 19(3). आर्टिकल 93 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कहा गया है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, यदि आप जो है वर्कर्स हैं तो ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप जो है यूनियंस बना सकते हैं, लेबर यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। आपको इनको बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है इन आर्टिकल 19(3). इन आर्टिकल 19(4) ये है मूवमेंट का। ठीक है, देश का जो नागरिक है वो देश के अंदर कहीं पर भी आ जा सकता है। ठीक है, यदि कोई नागरिक हिमाचल प्रदेश का है, यदि वो नॉर्थ ईस्ट जाना चाहता है तो उसके मूवमेंट किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, कोई अगर स्पेशल केसेस हैं कि यदि आप जा रहे हैं, यदि वहाँ पर जो स्थिति असामान्य है, उस विशेष स्थिति में आपको वहाँ जाने से रोका जा सकता है। अन्यथा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 19(4) में प्रोविजन है कि आप विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। आर्टिकल
5, आर्टिकल 19(5) सेज कि जो देश में कहीं पर भी मूवमेंट के बाद आप देश के किसी भी हिस्से में रिजाइड कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ पर आप सेटल डाउन कर सकते हैं विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 19(6) आपको किस तरह का राइट देता है, किस तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि देश के किसी भी हिस्से में मूवमेंट करने के बाद, वहाँ पर रिजाइड एंड सेटल डाउन के बाद आप देश के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का वहाँ पर जाकर के व्यापार कर सकते हैं, किसी भी तरह का जो है आप बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को आप वहाँ पर जाकर के अपना सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। और यहाँ पर एक ओरिजिनली आर्टिकल 19 के तहत जो 7 राइट्स दिए गए थे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, इनमें जो 6 नंबर पे था वो था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के संदर्भ में था कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर के वहां पर संपत्ति को एक्वायर कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। परंतु संविधान में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ इन 1978। बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये जो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 1916 में जो एक प्रॉपर्टी के संदर्भ में जो एक अधिकार दिया गया था, इट वॉज ओमिटेड, इसको वापस ले लिया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया। तो ये आपके आर्टिकल 19 के तहत हमने जो 6 गारंटीज दी गई हैं समानता के अधिकार के तहत, उन सबको हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया। उसी तरह से स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो सेकंड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 सेज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखो, इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, देश के किसी नागरिक ने कोई अपराध किया है, उस व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बोल सकते हैं जब तक कि दोष की सिद्धि ना हो जाए, जब तक कि जो कानून के प्रोविजन के तहत न्यायालय से उसको सजा ना हो जाए। आर्टिकल 20 में ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, वो उनके खिलाफ जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और आर्टिकल 20 बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को मनमाना और एक्सेसिव पुनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। कानून की जो प्रोविजंस हैं, केवल उन प्रोविजंस के तहत ही उसको सजाएं दी जा सकती हैं। साथ में यहाँ पर आर्टिकल 20 में 3 तरह की जो डायरेक्शंस दी गई हैं। एक है डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या होता है? डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए उसको 1 से अधिक बार सजा नहीं हो सकती है। यदि किसी ने अपराध किया है तो केवल 1 बार ही उस अपराध के लिए उसको सजा हो सकती है। ये इसका मतलब होता है डबल जियोपार्डी। एक होता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका मतलब है आत्मदोषारोपण। आत्मदोषारोपण से आप क्या समझते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए उसको जबरदस्ती अपने खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है इन आर्टिकल 20। एक तीसरी डायरेक्शन है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। देखो, इसका मतलब होता है जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, उस अपराध करते समय जो कानून के जो प्रोविजंस हैं और सजाओं के संदर्भ में जो कानून के प्रोविजन हैं, केवल उसके तहत ही उसको सजा हो सकती है। हो सकता है कि जब उसने अपराध किया
उस समय जो कानून की जो प्रोविज़न थे, बाद में उन कानूनी प्रोविज़न को और सख्त किया गया और स्ट्रिंजेंट बनाया गया, परंतु उस व्यक्ति को जो सज़ा होगी वो कानून के जो प्रोविज़न उसके अपराध के समय थे उन प्रोविज़न्स के तहत ही होगा। ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये उसका आर्टिकल 20 के तहत राइट है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यानी कि जो कानून है, ठीक है, कानून के जो प्रोविजंस उसके अपराध करते समय जो इंप्लीमेंट थे, कानून के जो प्रोविजन थे, केवल उसके तहत ही उसको सजा होगी। ये आपका आर्टिकल 20 है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। नाउ स्वतंत्रता के अधिकार के तहत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट वो है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जीने का अधिकार। ये एक ऐसा अधिकार है, चाहे देश में इमरजेंसी हो, कोई भी स्थिति हो, ये व्यक्ति जो देश के नागरिक हैं उसके पास ऐसा अधिकार है। जीने का जो अधिकार है उसको कोई भी नहीं छीन सकता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो हमारे फंडामेंटल राइट में बाद में जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। किस तरह का शिक्षा का अधिकार है? कब इसको जोड़ा गया? बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2002, ठीक है। संविधान में 66वां संशोधन हुआ था 2002 में, जब एक फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। ये किस तरह का राइट टू एजुकेशन है? कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उनको पहुंचाना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उनको देना, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये स्टेट की जिम्मेवारी है, सरकारों की जिम्मेवारी है। और आर्टिकल 21 की इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2009 में एक एक्ट लाया था भारत सरकार के द्वारा, जिसको RTE एक्ट कहते हैं, राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2009। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती हैं जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A। नाउ स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो लास्ट आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, किस तरह की प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। इस चीज को समझते हैं। आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी तरह की जो गिरफ्तारी है, अरेस्ट है, और किसी भी तरह का जो डिटेंशन है, किसी भी व्यक्ति को कैद में लेना, और ये जो आर्टिकल 22 है ये किसी भी तरह की अरेस्ट और डिटेंशन से किस तरह से बचाता है? यानी कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रोविजंस के तहत ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसको डिटेन किया जा सकता है। यदि कानूनी प्रोविजंस का जो को फॉलो नहीं किया गया है तो उस व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है कि वो आर्टिकल 22 के तहत जो है कहाँ जा सकता है? कोर्ट्स में जा सकता है। और जो डिटेंशन होती हैं, ये डिटेंशन जो हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, एक दूसरी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो जो प्यूनिटिव डिटेंशन होती है ना, जब किसी व्यक्ति को कैद में रखा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत, जब किसी व्यक्ति को उसके अपराधों के लिए कोर्ट के द्वारा
कानून की प्रोविजंस के तहत जब कोई सज़ा हुई है, यानी कि आफ्टर ट्रायल उसको कन्विक्ट किया गया हो और उसको डिटेन किया गया हो, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि इसमें ना किसी व्यक्ति के द्वारा अभी अपराध नहीं किया गया है, बल्कि सस्पिशन है कि जो है वो अपराध कर सकता है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। अपराध होने से पहले, अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को जो है उसको डिटेन कर दिया जाता है, कैद में रख दिया जाता है। ये होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट इज़ ए प्रिकॉशनरी मेजर और ये सस्पिशन के आधार पर किया जाता है। परंतु प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो मैक्सिमम डिटेंशन होती है वो कितनी होती हैं? वो होती है 3 मंथ की। यदि 3 महीने से ज़्यादा समय तक उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन को बढ़ाना हो तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है जो कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में बनता है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही उसका जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 22 के प्रोविजंस हमने पढ़े। इस तरह से आर्टिकल 19, 20, 21, 22 जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो सेकंड फंडामेंटल राइट था उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके तहत हमारे 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। देखो आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है, किस तरह के शोषण के खिलाफ जो हैं ये फंडामेंटल राइट दिया गया है। आर्टिकल 23 कहता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किस तरह की, या प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी, कि किसी भी तरह से जो हमारा देश का जो संविधान है, जो हमारा जो आर्टिकल 23 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि किसी भी तरह से मैन, वुमेन और चिल्ड्रन उनकी जो है सेल एंड परचेज नहीं हो सकती हैं, उनकी जो है खरीद फरोख्त नहीं हो सकती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है पूरी तरह से बैन है। और फोर्स लेबर जिसको हम स्लेवरी भी कहते हैं, बेगार भी कहते हैं, यानी कि यदि किसी व्यक्ति से आप काम करवा रहे हैं उसको उसके काम के बदले में पारिश्रमिक देना होता है। ठीक है, नौ जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में या पहले जो स्लेवरी होती थी, जो दास प्रथा थी, किसी भी तरह का जो फोर्स लेबर है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो अब क्या है, प्रोहिबिटेड है। और ये जो है आपको राइट कौन देता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है इन आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण जो हैं एक्ट्स बनाए गए हैं भारत की संसद के द्वारा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो आपका पहला एक इंपॉर्टेंट एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। एक सेकंड इंपॉर्टेंट एक्ट है जो इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, वो है द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1956। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्ट है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976।
एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो आर्टिकल 23 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करता है वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट यानी कि समान का पारिश्रमिक, समान वेतन, समान पारिश्रमिक एक्ट 1976। ठीक है, ये जो एक्ट्स हैं ये अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट, खास तौर पे दी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976। तो ये आपका आर्टिकल 23 है। नाउ वी विल स्टडी आर्टिकल 24। देखो आर्टिकल 24 जो है ये प्रोहिबिट करता है, ये रोकता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की जो हैजार्डस फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं और जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, ठीक है, जहां पर उनके स्वास्थ्य को, उनके दिमाग को विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहां पर किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है। परंतु यदि कोई ऐसा काम है कि घर में कोई काम है या कोई हार्मलेस और इनोसेंट वर्क है, वहां पर जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 24, ठीक है, पार्लियामेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि द फैक्ट्रीज एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट, द माइंस एक्ट 1952 और द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2016, द कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 और वेरी इंपॉर्टेंट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो किसी भी तरह की, यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको हैजार्डस फैक्ट्री में, हानिकारक फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उनको रोकता है। और बच्चों के साथ यदि किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके खिलाफ ये कुछ एक्ट्स हैं। इन एक्ट्स के प्रोविजंस के तहत उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इन एक्ट्स के प्रोविजंस को वायलेट किया है। तो फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, 3 फंडामेंटल राइट्स हमारे बचे हैं। एक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, और तीसरा फंडामेंटल राइट जो हमारा स्टडी के लिए बचा है, डिस्कशन के लिए बचा है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स में कुछ ज़रूरी आर्टिकल हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, 34 एंड 35, ठीक है। और इन विषयों पर, ये जो विषय हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट बचा है, इस पे हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थ्रेशोल्ड एकेडमी का हमेशा से प्रयास रहा है कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाएं। इसी संदर्भ में थ्रेशोल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इंडियन पॉलिटी के, हिमाचल प्रदेश के और अन्य जितने भी विषय हैं उसकी फ्री सीरीज जो है हम चलाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।